तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि हम लोग मानव कौल जी के उपन्यास अंतिमा की चर्चा कर रहे हैं और इस कड़ी में हम लगभग 8 एपिसोड कर चुके हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सूर्यास्त होने को था। एक छोटी चिड़िया किसी भटकी हुई खुशी की तरह अचानक सामने आ जाती है। जब तक हम उसकी सुंदरता में मुग्ध होने लगते, वह गायब हो जाती। खुशी के ओझल हो जाने पर कितना दुख होना चाहिए, यह मैं कभी समझ नहीं पाया। अगर मैं इस खुशी को तस्वीर में कैद कर लेता तो क्या हर बार उस तस्वीर को देखने पर वह चिड़िया मुझे यही खुशी देती रहती जो मैं अभी महसूस कर रहा था। सूर्यास्त बेहद खूबसूरत दिख रहा था। मैंने अपना फोन निकाला और सूर्यास्त को अपने कैमरे में कैद कर लिया। जब तस्वीर देखी तो वह एकदम वैसी ही थी जैसा सूर्यास्त इस वक्त दिख रहा था, पर कुछ कमी थी। इस सूर्यास्त में कमी थी कहानी के पूरा न होने की, इस खूबसूरती में फैली महामारी की, भीतर पसर रही असहजताओं की। तस्वीर कभी भी कैद नहीं कर सकती उसे जो घट रहा है। मैंने तुरंत फोन से तस्वीर डिलीट कर दी। जब मैं पलटा तो देखा अरु ने मेरी तस्वीर खींच ली है। आज आसमान बहुत खूबसूरत है, अरु ने झेपते हुए कहा। मैं अरु की छत पर उसके झूले में बैठा हुआ था। अरु ने कॉफी के पॉट से 2 कप कॉफी निकाली और कॉफी की खूबसूरती हमारे चारों तरफ बिखर गई। मैं अरु के चेहरे पर बहुत धीमी गति से शाम का रात में प्रवेश देख सकता था, मानो वह अपने उजाले से मेरे अंधेरे में प्रवेश कर रही हो। बहुत दिनों बाद मुझे अपना पूरा शरीर हल्का लग रहा था। लग रहा था कि बहुत गहरी नींद ने सारी थकान उतार दी हो। कॉफी का पहला सिप लेते ही मैं मुस्कुरा दिया। आज आप बहुत अच्छे मूड में हैं, अरु ने कहा। आज की शाम बहुत अच्छी है। बहुत दिनों बाद हवा में ठंडक है। बारिश पास में है। किसी के आने की आहट हमेशा कितनी खूबसूरत होती है। मेरी एक इच्छा थी कि आज आपका मूड अच्छा है तो हिम्मत कर सकती हूँ कहने की। बोलिए, पहले कहिए कि आप करेंगे जो मैं कहूंगी। ठीक है, पक्का। अरु उठ कर गई और मेरी कविता की किताब लाकर मेरी गोदी में रख दी। पेज नंबर 42 पर एक कविता है। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि एक बार आपके मुंह से सुनूं मैं यह कविता। प्लीज। आज मैं सच में खुश था। अपनी कविता की किताब को पलटना मुझे उतना खराब नहीं लग रहा था। मैं पेज नंबर 42 पर पहुंचा और कविता देखी। सुनाऊं? रुकिए, मुझे एक सिगरेट जलाने दीजिए। अरु अपनी सिगरेट और कॉफी के साथ तैयार हो गई। मैंने उसे कुछ कस लेते हुए देखा और अपनी कविता पढ़नी शुरू की। मैं चोर हूं, खुद को पूरा का पूरा खर्च करता हुआ दिखता हूं, पर असल में किसी मध्यम वर्गीय चालाकी सा। मैं थोड़ा सा खुद को सारे जीने के बीच चुराता चलता हूं। हम आजाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम आजादी के बाजार में एक अदद मजदूर हैं बस। मैं अपनी दी हुई झूठी आजादी में एक अंगड़ाई मुक्ति चुराता चलता हूं। मैं चोर हूं। मैं अपनी सूख चुकी नदी के पास रोज एक लोटा पानी लेकर जाता हूं। बीच नदी में खड़े होकर लोटे के पानी से कलकल की ध्वनि बनाता हूं। मैं नदी की सूख चुकी मिट्टी को पानी के सपने दिखाता हूं। मैं खुद चोर हूं और अपने आसपास सबको चोरी करना सिखाता हूं। मैंने कविता पढ़कर किताब बंद की और अरु ने अपनी आंखें खोली। बहुत पहले लिखी थी, अब तो पता भी नहीं क्यों लिखी थी। कहा, मैं इसलिए सुनना चाह रही थी क्योंकि जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था तो मुझे लगा था कि मैं बस यह लिखने ही वाली थी। कैसे आप अपने ही भीतर पल रही चीज़ों को इतना कम आंकते हैं कि आप उसे लिखने के योग्य नहीं समझते, और जब आप खुद किसी दूसरे के लिखे में खुद को नजर आते हैं तो लगता है मैंने क्यों नहीं लिख लिया था ये तब। ऐसा मेरे साथ यात्राओं में होता है। किसी शहर को देखकर लगता है कि मैं जानता हूँ इस शहर को, मैं पहले क्यों नहीं आया यहाँ। यह तो मेरा कब से इंतजार कर रहा था यहाँ। और मुझे किताबों उन लोगों के साथ होता है जैसा आप पहले हैं, जिसे पढ़कर और मिलकर दोनों बार यही लगा है कि पहले क्यों नहीं कर लिया था यह। अगर कोई दूसरा दिन होता तो मैं अरु की इस तारीफ पर झेप जाता, पर आज का दिन नया लग रहा था। पहली बार घटने वाली घटनाओं सा दिन, पहली बार घटने वाली घटनाओं सा दिन। तो मैं अरु के संवादों में बराबर की शिरकत करता रहा।
तभी अरु ने अपने फ़ोन में कुछ मैसेज देखे और हड़बड़ा कर उठी। माफ़ी चाहती हूँ, मैं भूल गई थी। मेरा ज़ूम कॉल है अपने परिवार के साथ और मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। और वह भागती हुई भीतर के कमरे में चली गई। मैं अपनी कॉफ़ी के आखिरी घूंट लेता हुआ उसके टेरेस पर टहलने लगा। अरु ने भीतर से मैसेज किया कि 10 मिनट बस। मैंने जवाब दिया, आराम से। मेरे संपादक का मेल आया हुआ था। मैंने मेल खोला तो उन्होंने लिखा था, कहानी कहाँ तक पहुँची? थोड़ा जल्दी कर दीजिए, यह सही वक्त है किताब के लिए। मैंने फ़ोन वापस जेब में रख लिया। कल कहानी लिखी तो थी, कहाँ तक पहुँची थी कहानी? मुझे आश्चर्य हुआ कि कल रात की घटनाओं का ब्यौरा मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था। हुआ क्या था? अंतिमा आने वाली थी पर वह नहीं आई। वह दिल्ली चली गई थी। नहीं, वह दिल्ली नहीं जा पाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतिमा असल में दिल्ली वापस चली गई है और मैंने अपने लिखे में उसे दिल्ली नहीं जाने दिया है। पहली बार मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जीना कहाँ खत्म हो रहा था और लिखना कहाँ शुरू हो रहा था। क्या अंतिमा से फ़ोन करके पूछ लूँ कि वह दिल्ली में है या मुंबई में? नहीं, पहले मुझे वह पढ़ना चाहिए जो कल लिखा था। शायद कल रात कुछ भी न हुआ हो। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, मानो रात के जाले मेरे चेहरे पर चिपके रह गए हों। मैंने फिर एक गहरी सांस भीतर ली। नीचे खाली सड़क पर निगाह गई तो लगा लैंप पोस्ट के नीचे कोई खड़ा है। मैंने ध्यान से देखा तो लैंप पोस्ट के नीचे मुझे हिरन खड़ा हुआ दिखा। मैं तुरंत छत की दूसरी तरफ चला गया। फिर मुझे याद आया कि मैंने देखा था वर्मा मैडम मेरे लैपटॉप के सामने बैठी कहानी टाइप कर रही थी। मैंने सुबह अपना लैपटॉप क्यों नहीं खोला? क्यों नहीं देख लिया कि वर्मा मैडम क्या टाइप कर रही थी? क्या मैं सच में पगला रहा हूँ? एक लेखक कितना पगला सकता है? वह सपने देख रहा है कि उसका पात्र उसकी कहानी लिख रहा है। तभी अरु छत पर वाइन के 2 गिलास हाथ में लेकर आई। माफ़ी इसी तरीके से मांगी जा सकती है। अरसे से इस वाइन को संभाल कर रखा था कि किसी खास वक्त में खोलूंगी। वह झूले के एक किनारे पर बैठ गई। मैं कतई मना नहीं करूंगा, पर मैं 1 गिलास से ज़्यादा नहीं पीऊंगा। मैं अब उस उम्र में आ चुका हूं कि मुझे अपना पीना कायदे में रखना चाहिए। अरु हंसी और उसने मंजूरी में सिर हिला दिया। वाइन सच में बहुत अच्छी थी। अरु ने मेरे संगीत की पसंद पूछी। मैंने कहा, धीमी गति का कोई भी संगीत चलेगा। वाइन और संगीत की हल्की खुमारी में हमारी बातचीत मौसम और इन कठिन दिनों के इर्द गिर्द घूमती रही। अरु की बातें मुझे पुराने पढ़े उपन्यासों की याद दिलाती हैं। एक तरह का अलसायापन और अजीब सी शर्म है उसकी बातों में। उस शर्म और बातचीत के बीच वह सिगरेट के लंबे कस लगा रही थी। उसकी हंसी में हर बार उसका हाथ उसका चेहरा ढांक लेता है। अगर कभी मैं उसकी तारीफ करता हूँ तो वह अपना चेहरा पलट लेती है और तब तक मुझे नहीं देखती जब तक मैं उसकी तारीफ करना बंद न कर दूँ। मुझे लगता है कि अगर मैंने इसे छुआ तो यह पिघल जाएगी। बातों बातों में मैंने अरु से पूछा, पवन कहाँ है? आप पवन को बड़ा मिस कर रहे हैं? अरु ने तपाक से मेरी बात को काट दिया। ऐसा नहीं है, वह होता तो उसे भी मजा आता। मतलब बिजी तो नहीं है ना वो? पता नहीं, मैंने तो नहीं पूछा। क्यों? अरे क्यों पूछूं? वह क्या मेरा बॉयफ्रेंड है? यह सुनते ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। अरु को तुरंत सब समझ में आ गया। ओह, तभी आप मुझसे इतना कटे कटे से हैं। आपको लगा कि मैं और पवन? अरु को इतनी तेज हंसी आई कि उसके गिलास से कुछ वाइन झूले पर छलक गई। उसने गिलास टेबल पर रखा और देर तक हंसती रही। पवन ने ही मुझे कई बार कहा कि अरु मेरी खास दोस्त है और वह खास शब्द पर हमेशा जोर दे रहा था, तो मैंने सोचा कि वह मुझे अपनी तारीफ से आगाह कर रहा है कि, और मुझे लगा कि आपको पवन में इंटरेस्ट है। मैं भी अरु की हंसी में शरीक हो चुका था। अब सब कुछ सहज था और एक दूसरे किस्म का मीठा तनाव हमारे बीच खींच आया था। हम दोनों एक दूसरे के थोड़ा करीब आकर बैठ गए थे। अब हम दोनों को पता था कि इस शाम का अंजाम क्या होना है। हम उस अंजाम तक कैसे और कितनी देर में पहुंचेंगे, बात बस इतनी ही थी। पर कुछ देर पहले तक मेरा आकर्षण उस गंदगी में था कि हमारे बीच पवन के होते हुए भी हम दोनों अकेले मिल रहे हैं। मैं कभी अरु को छूता भी नहीं, पर आप किसी व्यक्ति को कभी छू नहीं सकते हैं। इस बात में जो खिंचाव है वह गुदगुदाने वाला है।
हर बात में अजीब किस्म का द्वंद्व था, जिसकी कहानी मैं हमेशा से पढ़ना चाहता था। मुझे लगने लगा कि मैं अभी तक एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ रहा था और अब वह कहानी अचानक प्रिडिक्टेबल हो गई है। अब इसके सारे दांव पेच मुझे पता हैं और उन सब से होकर गुजरने में एक थकान है। अच्छा है कि आज का दिन अलग था। आज मैं बेहद हल्का महसूस कर रहा था। आज मैं आधा नहीं जीना चाह रहा था। मैं किसी भी चीज़ को तोड़ना नहीं चाह रहा था कि उसे घर जाकर अपने लिखे में पूरा करूं। मैं पूरा जीना चाहता था। यूं भी मेरा लिखा मेरे बस के बाहर था। अरु वाइन का दूसरा गिलास ले आई। मैं सिगरेट पीने के बहाने से झूले पर से उठ गया। रोहित, क्या मैं आपको रोहित बुला सकती हूँ? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम दोनों अपनी वाइन, एस्ट्रे और सिगरेट के साथ छत के दूसरी तरफ की मुंडेर पर आकर खड़े हो गए। मुझे पता है आपको पहाड़ और नदी बहुत पसंद है। आपकी पूरी कविताओं में उनका जिक्र किसी प्रेमिका की तरह आता है। तो फिर आप यहाँ इस भीड़ भरे शहर में क्यों रहते हैं? मैं खुद इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया कभी। लगता है कि क्या हम जो चाहते हैं वो सच में हमें चाहिए होता है। तो वह जीने की चाहना कहाँ से उठती है? खुद के मनोरंजन और डर से शायद। हम कभी भी किसी जी रहे में इतना खर्च नहीं हो जाना चाहते हैं कि वह जीवन हमारा जीना तय करने लगे। हम अपने घर के कुछ दरवाजों की सिटकनी हमेशा खुली रखना चाहते हैं ताकि कभी भी यहाँ से निकला जा सके। यह तो दोगलापन हुआ। जहाँ हैं वहाँ हैं नहीं, और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएंगे नहीं कभी। यही दोगलापन ही हमारा मनोरंजन है। इसलिए मुझे अभिनय बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे कभी अभिनय नहीं समझ आया। नाटक देखने में मुझे हमेशा लेखक ही मुझसे बात करता दिखता रहा है। अभिनेता किसी जरिए से ज्यादा नहीं लगे कभी मुझे। आपने कभी नाटक नहीं लिखे? मुझे नाटक लिखना बहुत बाजारू काम लगता है। मतलब लोगों को बुलाकर कुछ अभिनेताओं की मदद से अपने लिखे की नुमाइश करने जैसा कुछ। मेरे लिए अभिनय थ्योरेपेटिक है। आपको एक किरदार मिलता है और आप वैसा होना चाहते हैं। एक पूरा झूठ तैयार किया जाता है आपके अगल बगल, जिससे आप उस किरदार की सच्चाई को छू सकें। आप उसे छूते हैं, जीते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। ये कितना कमाल है ना। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। अपने एक जीवन में आपको रजनी, कमला, नरगिस होने का मौका मिलता है और इस बात के आपको लोग पैसे भी देते हैं। मेरा बस चले तो मैं पैसे देकर यह सब होना चाहूंगी। हम दोनों के बातों के भीतर एक तरीके की चुहलबाजी घर कर रही थी। और कितना जानना चाहते हैं हम एक दूसरे को, और किस हद तक। क्या हम खुद को भी एक हद के बाद जान सकते हैं? शायद हम अपनी बातचीत में खुद ही को ज्यादा खंगाल रहे होते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि मैं वर्मा मैडम को जानता हूँ, पर मैं कितना गलत था। मुझे वापस जाना चाहिए। मुझे अपनी कहानी के अगल बगल रहना चाहिए। एक तीव्र इच्छा हुई यहाँ से निकल जाने की। मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रहा था। मैं यह वक्त अपनी कहानी को देना चाहता था। मैंने वाइन का ग्लास वापस टेबल पर रखा और अरु से इजाजत मांगी। वैसे बहुत थोड़ी वाइन बची है, पर आपके ऊपर है। नहीं, मैं अब और नहीं पी सकता। थैंक यू। मैंने अरु से हाथ मिलाया और हम दोनों को लगा कि कम से कम विदा तो गले लग कर लेनी चाहिए। बहुत ही असहजता से हम दोनों ने अपने हाथ फैलाए गले लगने के लिए। अरु के गले लगते ही लगा मैं इसे जानता हूँ। उसके बालों की खुशबू पहचानता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो गले इतनी आत्मीयता से लगते हैं कि लगता है आप घर आ गए हों। मैं इस खुशबू में कुछ देर और बने रहना चाहता था। तभी अरु का शरीर अजीब सी शर्म से सिकुड़ने लगा मेरे शरीर में। एक रिरियाती सी इच्छा जागी मेरे भीतर यह जानने की कि अरु का चेहरा इस वक्त कैसा लग रहा होगा। मैंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने से अलग किया। अरु की आंखें नीची थी। मुझे लगा कहीं वह अभिनय तो नहीं कर रही है। तुम अरु ही हो ना? मैंने कहा। हाँ, क्यों? बस यूं ही पूछा। अरु ने मेरी शर्ट को कसकर पकड़ रखा था। मैं अरु के चेहरे के बहुत करीब आ गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं उसके चेहरे को छूने लगा। उसकी भौं, नाक, उसके होंठ, उसके गाल, कितनी कोमलता है इनमें, इतनी तराशी हुई खूबसूरती है। मैंने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दी। बहुत हल्के से उसने मुझे चूमा और मुझे लगा
कि मैंने कुछ चखा है जिसे मैं जानता हूँ। एक हरकत मेरी रीढ़ की हड्डी में हुई। मैंने अपना चेहरा हटा लिया। तभी अरुण ने पता नहीं क्या मेरी आंखों में देखा और बहुत ही सांत्वना भरी आवाज में कहा, गुड नाइट। वापस घर आते हुए मैं अपने मुंह के स्वाद में उलझा हुआ था। मैंने अपनी जीभ अपने होठों पर घुमाई और मुझे पता चला यह दालचीनी सा स्वाद है। ठीक दालचीनी का नहीं, पर उसकी ही तरह कुछ। यह स्वाद अरु के होठों पर कैसे हो सकता है? मैं इस स्वाद को पहचानता था। मेरी जीभ बार बार मेरे होठों पर घूम जाती। दोस्तों, इस कहानी को फिलहाल अभी यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में।